हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 141 इंटीमेट विद ड्रंक युवांशी। फ्लैशबैक एंड कार सिंघानिया हाउस के सामने आकर रुकी और करण ने युवांशी को सहारा देकर कार से बाहर निकाला। करण युवांशी को घर के अंदर लेकर आया और तभी उसने देखा कि राखी जी हॉल में इधर उधर टहलते हुए करण का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने युवांशी को इस हालत में देखा तो उन्होंने गुस्से से करण की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये सब क्या है करण, और क्या हुआ है इसे? ये ऐसे बेहोश क्यों है? करण ने युवांशी को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, बस मैं इसे अपर में लेकर जा रहा हूँ, आप भी जाकर सो जाए। राखी युवांशी के पास आए और जैसे उन्होंने युवांशी के पास आकर स्मेल ली तो उन्हें पता चल गया कि युवांशी ने ड्रिंक की हुई है। राखी जी ने कहा, ये सब क्या है करण? इस लड़की ने शराब पी है। इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि अब इसकी शादी हो चुकी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पछताने वाले हो इस लड़की से शादी करके। अगर तुझे आयशा से शादी नहीं करनी थी तो बता देता, लेकिन इससे शादी करने की क्या जरूरत थी? दुनिया में एक से एक संस्कारी और सुंदर लड़कियां हैं, तुझे यही मिली थी शादी करने के लिए। करण, प्लीज माम, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। मैं इसे लेकर ऊपर जा रहा हूँ। आप जाकर सो जाएंगे। और वैसे भी युवांशी ड्रिंक नहीं करती, शायद किसी ने जबरदस्ती पिला दी होगी या धोखे से। राखी जी, हमने तो आज तक नहीं सुना कि कोई जबरदस्ती किसी को ड्रिंक पिला दे। अगर यह ड्रिंक नहीं करती थी तो कोई कैसे जबरदस्ती पिला सकता है? अच्छा, तुम जाओ, इसे ऊपर ले जाओ। वैसे भी मेरा तो कुछ कहना ही बेकार है, इतनी बार कहती रही लेकिन तुमने नहीं सुनी, अब पछताते रहो बैठकर। मैं तो माँ हूं ना, मुझे तो चिंता होगी ही अपने बेटे की। करण बिना कोई जवाब दिए ऊपर कमरे में चला गया और युवांशी को भी ऊपर ले गया। करण रूम में जाकर युवांशी को बेड पर लिटाया और उसके सैंडल उतार कर नीचे फेंक दिए। युवांशी ने धीरे से आंखें खोलते हुए कहा, करण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं तो पार्टी में आई हुई हूँ ना। करण ने युवांशी जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम अपने घर पर ही हो युवांशी, और चुपचाप सो जाओ। पहले ही तुम काफी ड्रिंक कर चुकी हो, तुम होश में भी नहीं हो। युवांशी ने करण का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैं बिल्कुल होश में हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहाँ मेरे पास बैठो, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे किस करो। करण ने युवांशी के ऊपर से ब्लैंकेट हटा दिया और ऐक ऑन कर दिया। युवांशी अपनी ड्रेस की जिप खोलने लगी और करण की तरफ देखते हुए कहा, हेल्प मी। करने ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, देखो युवांशी, तुम पहले ही अपनी हरकतों से काफी कुछ खराब कर चुकी हो, तो अभी सो जाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐक चला दिया है। युवांशी ने करण की बात नहीं मानी और अपनी ड्रेस की जिप खोल दी। युवांशी ने ड्रेस उतार कर नीचे फेंक दी। अभी वह सिर्फ करण के सामने इनरवियर में थी। करण खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अभी उसे युवांशी पर गुस्सा था, लेकिन युवांशी को इस हालत में देखकर वह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। युवांशी ने करण के सामने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ हक करके सोना है, प्लीज यहाँ आ जाओ। करण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने युवांशी को बेड पर पीछे धक्का दे दिया। युवांशी वैसे ही नशे की हालत में थी और वैसे भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। करण युवांशी के होठों पर अपने गर्म और सख्त होंठ रख दिए और उन्हें किस करने लगा। युवांशी ने करण की गालों पर अपने हाथ रखते हुए करण का साथ दिया। करण की किस धीरे धीरे वाइल्ड होते जा रही थी। करण ने युवांशी के मुंह के अंदर अपनी जीभ को इंटर किया और उसके होंठों को सक करने लगा। थोड़ी देर के बाद करण ने युवांशी के होठों को छोड़ा और उसकी तरफ देखा। युवांशी भी ऐसी छोटी छोटी आंखें खोलकर करण की तरफ देख रही थी। युवांशी ने करण को देखते हुए कहा, वाई आर यू स्टॉप करण, प्लीज कंटिन्यू। करण, यू नो ना कि तुम्हारी इन हरकतों से वजह से मैं कितना वाइल्ड हो जाता हूँ, तो तुम कैसे झेल पाओगी मुझे इस हालत में? उद्धरण चिन्ह।
युवांशी ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर करण के होठों पर अपने होंठ रख देंगे। करण ने युवांशी के होंठों को किस करते हुए उसकी ब्रा की स्ट्रैप्स नीचे हटा दी और उसके होंठों को छोड़कर उसके कंधे और नेक पर किस के साथ बाइट करने लगा। करण की बाइट भी काफी वायलेंट होते जा रही थी और युवांशी की आहें और सिसकियां करण को और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर रही थी। करण युवांशी की ब्रा को नीचे किया और उसके ब्रेस्ट को सक करना स्टार्ट कर दिया। करण युवांशी के ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था। करण ने युवांशी के इनरवियर भी उतार दिए और बेड पर खड़े होकर अपनी जीन्स उतार कर बेड पर फेंक दी। करण ने रूम की लाइट बंद करके युवांशी के ऊपर आ गया और उसके अंदर खुद को इंटर किया। युवांशी की एक हल्की आह निकल गई और उसने बेडशीट को मुट्ठी में भर लिया। करीब 2 घंटे तक करण और युवांशी एक दूसरे में खोए रहे और 2 घंटे के बाद जब करण युवांशी से अलग हुआ तो युवांशी आंखें बंद करके चुपचाप सो गई क्योंकि वो अभी भी नशे में ही थी। करण ने युवांशी की तरफ देखकर उसके फोरहेड पर किस किया और बेड से उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। अगली सुबह युवराज का घर। अविनाश आज सुबह सुबह ही युवराज के साथ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था और वो लोग शिवांगी के साथ डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, युवराज अगर तुम आज थोड़ी जल्दी आ जाओ तो हम पापा के यहाँ हो आते हैं, वो एक्चुअली पापा की तबीयत खराब है। युवराज कुछ कहता है उससे पहले ही अविनाश ने कहा, नहीं मॉम डैड को क्यों परेशान करना, उन्हें बहुत काम होता है ऑफिस में, मैंने खुद देखा है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगा ना जल्दी, और वैसे भी मैं नाना नानी को मिल लूंगा, देख लूंगा। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे किससे मिलना है, लेकिन तू चुपचाप ऑफिस में रहना और अपना काम करना, मैं युवराज के साथ चले जाऊंगी। युवराज, शिवांगी, अविनाश ठीक कह रहा है, अभी काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मेरी वहां रहना जरूरी है, मैं अविनाश को जल्दी भेज दूंगा, तुम दोनों चले जाना, वैसे भी मैं वहीं आकर क्या करूंगा, तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे कहीं भी जाना पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली और अपने ऑफिस के काम से मतलब है और किसी से नहीं। शिवांगी, वो सब मैं नहीं जानती युवराज, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ चलना है, बस अगर तुम्हें नहीं जाना तो बता दो, मैं अकेले चली जाऊंगी। अविनाश ने कहा, डैड अब तो जाना पड़ेगा, मॉम का ऑर्डर आ गया है आप पर, आप मना नहीं कर सकते, इस ओके, मैं ऑफिस चला जाऊंगा, देख लूंगा आपकी मीटिंग भी, आपको मुझ पर यकीन है ना, मैं हैंडल कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। युवराज, यकीन की बात नहीं है अविनाश, तुम पर यकीन नहीं होगा तो किस पर होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। आफ्टर ऑल युवराज ओबरॉय के बेटे हो तुम। फिर युवराज ने शिवांगी की तरफ देखा और कहा, ठीक है मैडम, आप रेडी रहिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम चलेंगे आपके मॉम डैड के घर, लेकिन मैं ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवांगी ने युवराज से कहा, कोई बात नहीं युवराज, तुम बस साथ तो चलो, मैं कौन सा तुम्हें वहां रहने को बोल दूंगी। सिंघानिया हाउस। करण का रूम। सुबह सुबह युवांशी की आंख खुली और उसने देखा कि वो करण की शर्ट पहन कर सो रही थी। युवांशी का सिर बहुत भारी हो रहा था, इसलिए वो अपना सिर पकड़ कर उठी। युवांशी की नजर सामने रेडी हो रहे करण पर गई। करण को भी पता चल गया था कि युवांशी उठ गई है, इसलिए उसने युवांशी के पास आकर नाइट स्टैंड पर से एक गिलास उठाकर युवांशी की तरफ बढ़ा दिया। युवांशी, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। करण, नींबू पानी है, पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। युवांशी ने वो गिलास लेते हुए कहा, यू आर सो स्वीट। तुम्हें कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत थी? उद्धरण चिन्ह। करण, क्योंकि मैं ही तुम्हें नशे की हालत में घर लेकर आया था और तुम्हें खुद का भी कोई होश नहीं था। युवांशी, हाँ, कल वो डरे के चक्कर में 2 पैग लगा लिए थे। करण ने गुस्से से युवांशी की तरफ देखा और कहा, सीरियसली, डरे के चक्कर में तुम ये भूल गई कि तुम्हें ड्रिंक अलाउड नहीं है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो यार, इस दिल के लिए ड्रिंक नहीं पीनी है तुम्हें। युवांशी ने करण की तरफ देखकर वो गिलास वहीं रख दिया और कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें मेरी कम और इस दिल की ज्यादा परवाह रहती है, जब देखो दिल दिल करते रहते हो। करण ने वो गिलास उठाया और सामने जोर से मार कर तोड़ दिया। युवांशी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा कि वो गिलास सामने टूटकर फर्श पर गिरा हुआ था,
युवांशी, ये क्या हरकत है करण? उद्धरण चिन्ह डॉट। ये सब भी तोड़ दो उठाकर, तुम सच में सबसे बड़े बेवकूफ हो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? करण ने युवांशी के पास आकर उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब ले आया और गुस्से से कहा, क्योंकि तुम इस दिल के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, ये मेरा दिल है, इसमें मेरी धड़कन है। युवांशी करण की इस हरकत पर गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा दी और करण की गाल पर किस करते हुए कहा, तो ये बात है मिस्टर सिंघानिया, तो अगर इस दिल से इतना ही प्यार है तो मुझे पहले बता देते। करण ने युवांशी को छोड़ दिया और पीछे हटते हुए रूम से बाहर निकल गया। युवांशी ने बेड से उठकर अपने कपड़े निकाले और कहा, ये ना एकदम मेरी समझ से बाहर है। वैसे जैसा भी है मेरी केयर तो बहुत करता है। युवराज का ऑफिस। युवराज ऑफिस से निकल चुका था और अविनाश अभी अभी एक मीटिंग अटेंड करके बाहर आया था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अविनाश ने फोन उठाते हुए कहा, फाइनली आपको मेरी याद आ ही गई, क्या बात है, आज कहाँ थी सुबह से? उद्धरण चिन्ह। सामने से अक्षता की आवाज आई, सॉरी वो आज अंकल की तबीयत खराब थी तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन मुझे अभी आपसे एक जरूरी बात करनी थी, क्या हम आज मिल सकते हैं? अविनाश, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी आपसे बात करनी थी लेकिन वो आज मीटिंग थी तो टाइम नहीं मिला। एपिसोड 142 डिनर डेट एंड युवराज का हाउस जाना। अक्षता, आपको मुझसे क्या बात करनी है? अविनाश, शायद आप जानती है कि मुझे क्या बात करनी है, और शायद मैं भी जानता हूँ कि आपको क्या बात करनी है। अक्षता मुस्कुराते हुए, हाँ शायद। अभिनव, तो ठीक है, मैं शाम को आपको पिक कर लेता हूँ, हम किसी अच्छी सी जगह पर डिनर के लिए चलते हैं। अक्षता, और तो मैं अभी रखती हूँ, आपके मोम डैड भी यहाँ से निकल गए हैं तो अंकल को खाना देना है। अविनाश, सीरियसली यार, थैंक यू सो मच, नहीं तो कौन करता है किसी के लिए इतना। अक्षता, वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ करना है ना। उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने कुछ देर बात करने के बाद फोन रख दिया। अक्षता बाहर आकर किचन से खाना लेकर सुलेखा और हरीश को खाना दिया। हरीश ने कहा, अक्षु बेटा तुम भी बैठ कर खाओ हमारे साथ। अक्षता, नहीं अंकल, वो मुझे एक जरूरी काम से जाना है तो अभी मैं चलती हूँ, मैं वापस आकर आपको दवाई दे दूंगी। आप दवाई लिए बिना सोना मत। सिंघानिया हाउस। युवांशी अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल में आई। युवांशी के कानों में ईयरफोन थे और वो मोबाइल में कुछ देखते हुए हॉल में सोफे पर बैठ गई। अचिंत भी वही सोफे पर युवांशी के सामने बैठा हुआ था। वो अभी अभी एक मीटिंग से आया था जहां करण ने इसे बुलाया गया था। तभी वहां राखी आकर बैठ गई और अचिंत से कहा, आ गए आप कहाँ गए थे? अचिंत ने कहा, वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था तो करण के साथ वहीं गया था। युवांशी ने उन दोनों की बातों को इग्नोर किया, वो अपने मोबाइल में बिजी थी। राखी ने गुस्से से युवांशी को देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि करण इस घर से कहीं जाए। तभी नौकरानी ने वहां चाय नाश्ता लाकर रख दिया और चली गई। अचिंत ने युवांशी की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम भी लो चाय। युवांशी ने अपने कान से ईयरफोन निकालते हुए कहा, नो अंकल, मेरा मन नहीं है, आप लोग बैठो, मैं रूम में जा रही हूँ। अचिंत ने कहा, बेटा ऊपर भी तो बोर हो जाओगी, तुम एक काम क्यों नहीं करती, कल से करण के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो, तुमने तो पहले भी ऑफिस में काम किया है ना। युवांशी ने अचिंत की तरफ घूरते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं अंकल? उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं घर में बैठी आपको दुख दे रही हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह। राखी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा युवांशी, वो तो बस तुम बोर हो रही होगी ये सोचकर। युवांशी ने राखी की बात को टोकते हुए कहा, आप तो रहने दीजिए आंटी, आप मुझे बस परेशान करके इस घर से निकलने की सोच रहे हैं ना। उद्धरण चिन्ह। अचिंत सोफे से उठते हुए, ये क्या बदतमीजी है युवांशी, हम लोगों ने सिर्फ ऐसे बात ही की थी, तुम्हें मना करना है तो बस बात खत्म करो, ऐसे बात को बढ़ाने का क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने अपना फोन लिया और गुस्से में ऊपर चली गई। राखी ने अचिंत से कहा, आपने क्यों उसे कहा कुछ भी? उद्धरण चिन्ह डॉट। अब वो जाकर करण को सब कुछ बता देगी।
मैं आपको बता रही हूँ अगर करण इस घर को छोड़कर गया तो मुझे भी नहीं रहना इस घर में। अचिंत ने गुस्से से कहा। तुम भी कुछ भी बोल रही हो करण की माँ, मैंने सिर्फ उसे कहा था कि अगर वो बोर हो जाती है तो अपने पति के साथ ऑफिस ज्वाइन कर ले। और अगर करण को ये घर छोड़कर जाना है तो खुशी खुशी जा सकता है। राखी, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं करण के बिना नहीं रह सकती, मेरा बेटा है वो। उसके अलावा हमारा और है ही कौन? उद्धरण चिन्ह। अचिंत ने कुछ नहीं कहा और चुप करके वहां से उठकर चला गया। राखी युवांशी के पीछे उसके कमरे में जाने लगी। दूसरी तरफ ओबरॉय हाउस। शिवांगी और युवराज ओबरॉय हाउस के बाहर खड़े थे। युवराज उस घर को अच्छे से देख रहा था। आज शिवांगी का युवराज को हरीश से मिलने के बाद जबरदस्ती यहाँ ले आई थी। शिवांगी का यही प्लान था, ये युवराज को समझ आ चुका था। शिवांगी ने युवराज की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ युवराज? अंदर चलो, यहाँ क्यों रुक गए? युवराज ने शिवांगी को देखते हुए कहा, तुम मुझे अपनी कसम देकर यहाँ तो ले आए शिवांगी, लेकिन मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। यहाँ आकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है जो तुम नहीं समझ पाओगी। बंटवारे के बाद से शिवांगी और युवराज ने इस घर में कदम तक नहीं रखा था। मिस्टर ओबरॉय की मौत के बाद ही युवराज और रणवीर के बीच बंटवारा हो गया था और युवराज ने खुद इस घर से जाने का फैसला लिया था। शिवांगी ने युवराज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कुछ नहीं होगा युवराज, ये वही घर है जहां तुम पैदा हुए, खेले, बड़े हुए, अंदर तो आओ। युवराज ने गुस्से भरी आंखों से कहा, कैसे भूल जाऊं शिवांगी की इसी घर में, इसी घर के लोगों की वजह से हमने अपना बच्चा खोया था। आज भी वो पल याद आता है तो मुझे खुद पर घिन आती है। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा और तभी सामने से एक आवाज आई, युवराज बेटा तू आ गया। युवराज ने सामने देखा और सामने मिसेज ओबरॉय आंखों में आंसू लिए युवराज की तरफ देख रही थी। ये एक माँ थी जो सालों से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। युवराज ने मिसेज ओबरॉय की तरफ देखा और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और भागकर मिसेज ओबरॉय के गले लग गया। मिसेज ओबरॉय के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उन दोनों को ऐसे देखकर शिवांगी भी बहुत खुश हो रही थी। मिसेज ओबरॉय ने कहा, आ गई तुम्हें अपनी माँ की याद? मुझे तो लगा था कि जब मैं भी चली जाऊंगी इस दुनिया से तभी आएगा तो। युवराज ने पीछे हटते हुए कहा, मॉम आप अभी भी ऐसी बातें करेगी तो मैं अभी वापस चला जाऊंगा, पहले मुझे जी भर के आपके गले तो लग लेने दीजिए। दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे और तभी पीछे शिवांगी ने कहा, कहीं इस सब के बीच कहीं मुझे मत भूल जाएगा माँ, मैं भी आई हूँ युवराज के साथ। मिसेज ओबरॉय और युवराज अलग हुए और शिवांगी मिसेज ओबरॉय के गले लग गई। मिसेज ओबरॉय ने कहा, तेरा शुक्रिया कैसे करूं मेरी बच्ची, आज तेरी वजह से ही तो मुझे अपने बेटे से इतने सालों बाद मिलने का मौका मिला है। कुछ देर बाद वहां अथर्व आया और उसने अंदर से फोन पर बात करते हुए सामने देखा और कहा, दादी कौन है ये? तभी युवराज और शिवांगी ने अथर्व की तरफ देखा तो उन्हें देखकर अथर्व भी चौंक गया। उसने जल्दी से भागकर मिसेज ओबरॉय के पास आते हुए कहा, युवराज चाचू, शिवांगी चाची, आप लोग यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। युवराज ने अथर्व को गौर से देखा और मिसेज ओबरॉय इसी तरह सवालिया नजरों से देखा और कहा, यह अथर्व है ना, रणवीर भाई का बेटा? अथर्व से युवराज के गले लग गया और उसने कहा, हाँ चाचा मैं ही हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट। कैसे हैं आप लोग? आपको पता है दादी आपको रोज याद करती है और शिवांगी चाची की इतनी तारीफ करती है कि पूछो ही मत। आप लोग अंदर आए, यहाँ क्यों खड़े हैं? उद्धरण चिन्ह। युवराज, नहीं अथर्व बेटे, अंदर आने की जरूरत नहीं है। माँ से मिलना था मिल लिया और तुमसे भी मिलिए, अब अंदर जाकर करेंगे भी क्या? बस हम जा ही रहे थे। मिसेज ओबरॉय, अच्छा इतना पराया कर दिया हमें कि अब हमारे पास कुछ पल बैठ भी नहीं सकता। कितने दिन ही बच्चे हैं मेरे पास और युवंशी को क्यों नहीं लेकर आया? मैं अपनी नाती से तो कुछ देर बातें कर लेती, उसे अपनी गोद में सर रखकर कहानी सुना देती। युवराज से मुस्कुराते हुए कहा, मॉम आपकी नाती अब कोई छोटी सी गुड़िया नहीं रही, वह 20 साल की हो चुकी है। मिसेज ओबरॉय मुस्कुरा दी और कहा,
ये टाइम तुम लोगों के बिना कैसे गुजरा मैं तुम लोगों को बात नहीं सकती। बेटा कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो, लेकिन तुम लोग हो कि तुम्हें अपनी माँ की याद ही नहीं आती। युवराज ने मिसेज ओबरॉय को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मोम आप टेंशन क्यों ले रही है? उद्धरण चिन्ह डॉट। अब हम आ गए हैं, अब तो आपकी शिकायतें खत्म हो जानी चाहिए और आप हमसे शिकायतें कर रही हैं। युवराज, शिवांगी, मिसेज ओबरॉय और अथर्व चारों अंदर ओबरॉय हाउस के अंदर चले गए। हालांकि युवराज का मन नहीं था, लेकिन मिसेज ओबरॉय और बाकी सब के बार बार फोर्स करने पर वो अंदर आ गया। युवराज ने अंदर जाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल गया हो अंदर से। युवराज ने मिसेज ओबरॉय से कहा, मोम यहाँ तो कुछ भी पहले की तरह नहीं लग रहा, सब कुछ चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नई जगह पर आ गया हूँ। अक्षता एक रोड पर खड़ी अभिनव का इंतजार कर रही थी, तभी सामने से एक व्हाइट कलर की कार आते हुए नजर आए। वो कार आकर अक्षता के पास खड़ी हो गई। कार का शीशा नीचे हुआ, अंदर अभिनव बैठा हुआ था जो खुद कार ड्राइव कर रहा था। अक्षता ने मुस्कुराते हुए अविनाश की तरफ देखा और कहा, पूरे 10 मिनट लेट हैं आप, पहली बार में इतना लेट करवा दिया और अब पता नहीं आगे क्या करेंगे। अविनाश, सॉरी यह पहली और आखिरी बार समझिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वह दरअसल ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई। सॉरी आपको इंतजार करवाने के लिए, अब बैठिए और बताएं कहाँ चलना है। अक्षता अविनाश के पास वाली सीट पर बैठ गई और बाहर की तरफ देखने लगी। अविनाश ने अक्षता से पूछा, आपने बताया नहीं कहाँ चलना है? मुझे एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल का पता है, अगर आप कहे तो वहां चले। उद्धरण चिन्ह। अक्षता ने विनोद की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, 5 स्टार होटल में तो आप अक्सर जाते होंगे ना? तो आज आप मेरी पसंद की जगह पर चलिए, देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ से गाड़ी लेफ्ट ले लीजिए। अविनाश ने बिना कोई सवाल किए अक्षता के कहने पर वही कार मोड़ ली। अक्षता और अविनाश बातें करते हुए एक जगह पर रुके। अविनाश ने सामने देखते हुए कहा, आप इस ढाबे की बात कर रही थी? मेरा मतलब यहाँ पर। उद्धरण चिन्ह। अक्षता मुस्कुराते हुए कार से उतरी और कहा, हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर पूरी सफाई होती है और बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है यहाँ। आप आओ तो सही। थैंक यू एंड आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तो आपके सामने पेश है मेरी नई स्टोरी की एक झलक। आई होप आपको पसंद आएगी। सक्षम ने नियति का हाथ झटक दिया, लेकिन नियति ने सक्षम के पास आकर फिर से उसे पकड़ते हुए कहा, आप देखिए अभी अपने ड्रिंक की हुई है तो अभी आप अंदर चलिए, सुबह बात करेंगे जो भी बात करनी है। सक्षम ने नियति की तरफ देखा। नियति ने सक्षम का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखा और उसे ऊपर कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचकर उसे बेड पर लिटा दिया और उसके शूज उतार दिए। सक्षम ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। नियति सक्षम की तरफ आए और उसके ऊपर ब्लैंकेट दे दिया। नियति सक्षम के सिर के नीचे पिलो देने के बाद वहां से जाने लगी, लेकिन तभी सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। नियति सक्षम के ऊपर आकर गिर गई। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थी। नियति ने सक्षम से कहा, सर आप ये छोड़िए मुझे प्लीज। सक्षम ने नियति को पलटते हुए बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया और कहा, शट योर माउथ। मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, आई एम योर हस्बैंड। एपिसोड 143 फर्स्ट किस इन कांट प्रपोज। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अविनाश और अक्षता अंदर ढाबे में गए और अक्षता ने दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और चपाती का ऑर्डर किया। अविनाश अक्षता की मासूमियत को देखकर मुस्कुरा रहा था। अक्षता ने अविनाश से कहा, जब तक ये ऑर्डर लेकर आते हैं तब तक हम अपनी बात कर सकते हैं, आपको कुछ कहना था ना मुझसे? अविनाश ने कहा, हाँ कहना तो था, पर पहले आपने कहा था तो पहले आप ही बता दो क्या कहना था आपको। अक्षता ने एक स्माइल की और कहा, देखिए अविनाश, मैं एक मिडिल क्लास सी मामूली सी लड़की हूँ। मैंने आज तक अपने माँ बाप को देखा तक नहीं, कोई ज्यादा बड़े अरमान नहीं है मेरे। बस जो भी है आपको बता देना चाहती हूँ। अविनाश, आपके दिल में जो भी हो आप मुझे बेझिझक बता सकती है। अगर कोई बात है या कोई बात आपको परेशान कर रही है तो शेयर कर सकती है मुझे। अक्षता,
बस मैं हमेशा से ही यही चाहती थी, एक बहुत अच्छा लड़का, चाहे हैंडसम ना हो, पैसे वाला ना हो, बस मुझे बहुत सारा प्यार करे, मेरी केयर करे और थोड़ी सी इज्जत भी करे। सास जो मुझे माँ की तरह प्यार दे और इतना ख्याल रखे कि मैं अपनी माँ के बारे में सोचना ही बंद कर दूं, बस वही सब ख्याल जो एक मिडिल क्लास लड़की सोचती है। अविनाश ने अक्षता की बात सुनकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अक्षता ने प्यार भरी आंखों से अविनाश की तरफ देखा, तभी वेटर खाना लेकर आया और उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से हट गया। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज आपकी पसंद का खाना भी ट्राई कर लेते हैं, वैसे देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, लीजिए आप भी। दोनों खाना खाने लगे और तभी अविनाश ने कहा, वाह, बहुत अच्छा है सच में। अब आपको ये सब पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए बनाना सीख लूंगा। अक्षता मुस्कुरा दी और नजरें नीचे कर ली, क्योंकि अविनाश ने बिना कुछ कहे ही उसे ये जाहिर कर दिया था कि वो उससे शादी करना चाहता है। अक्षता को मुस्कुराते हुए देखकर अविनाश ने भी स्माइल की और कहा, अब इतना तो मैं जान ही गया हूँ कि ये महंगे महंगे गिफ्ट और बाकी अमीर लोगों की तरह प्रपोज करना आपको पसंद नहीं है। वैसे भी अब तो नाना नानी और मॉम डैड से शादी की तारीख निकालने की बात करनी है। अक्षता ने अपने पर्स से एक गिफ्ट निकाला, वो कोई फोटो फ्रेम जैसा लग रहा था। अक्षता ने वो गिफ्ट अविनाश को देते हुए कहा, ये गिफ्ट आपके लिए मेरी तरफ से, लेकिन इस घर जाकर ही खोलना। अविनाश ने वो गिफ्ट पकड़ते हुए कहा, वैसे मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आया था, लेकिन खाना खत्म करने के बाद दूंगा, क्योंकि अभी ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिंघानिया हाउस। रात हो गई थी और करण आज ऑफिस से थोड़ा लेट आया था। करण जैसे ही कार से उतर के घर के अंदर आया तो उसने अभी को डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए देखकर राखी से कहा, मॉम आपने युवांशी को डिनर के लिए क्यों नहीं बुलाया? उद्धरण चिन्ह। राखी ने करण की तरफ देखते हुए कहा, नहीं बेटा, वो दरअसल वो थोड़ा नाराज है मुझसे, तो इसीलिए वो नीचे नहीं आई। तुम जाओ, मैं तुम दोनों का डिनर भिजवा देती हूँ ऊपर। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। करण के जाते ही राखी ने करण के पापा से कहा, अब अगर युवांशी ने करण को कुछ बता दिया तो पक्का करण और गुस्सा हो जाएगा। अचिंत, कोई बात नहीं, और करण को मैं खुद देख लूंगा। अरे ऐसा भी क्या कह दिया हमने युवांशी को कि वो रिएक्ट करके चली गई। करण रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि युवांशी सो गई थी। युवांशी का नाइट सूट उसके घुटने से ऊपर जा रही थी, जिसे देखकर करण मुस्कुरा दिया और फिर अपने बैग को सोफे पर फेंक दिया और युवांशी के पास बेड पर आकर बैठते हुए उसके घुटने पर अपना हाथ चलाने लगा, जिससे युवांशी की आंख खुल गई और उसने दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहा, परेशान मत करो बेवकूफ, जाओ यहाँ से। करण ने युवांशी के पास आकर उसके सीने पर दिल वाली जगह किस किया और युवांशी से कहा, क्या बात है? आर यू फाइन? युवांशी, ये बात अपने माँ पापा से पूछो, उन्हें तो मेरा घर पर रहना हजम नहीं होता। करण, और मैं जान सकता हूँ ये बात किसने कही तुमसे? उद्धरण चिन्ह। युवांशी उठकर बैठ गई और करण की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, यही कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाना शुरू कर दूं, क्योंकि अभी मेरा घर में रहना उन्हें हजम नहीं हुआ। मैं घर में बैठकर उनके यहाँ फ्री का खाना जो खाती हूँ। करण, शट अप युवांशी, ये तुम्हारा घर है, और मॉम डैड ने अगर तुम्हारे ऑफिस जाने की बात की तो यही सोचकर की होगी कि हम दोनों साथ काम कर लेंगे, और अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो बात खत्म। युवांशी गुस्से से बेड से उठी और सोफे से अपना फोन लेकर उसमें कुछ टाइप करने लगी। करण, अब क्या करने लगी हो? अब फिर से घर जाने की बात मत शुरू कर देना। युवांशी, बेवकूफ, अपने लिए खाना ऑर्डर कर रही हूँ, तुम्हें क्या खाना है बताओ। करण, उसकी जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर डिनर करने चलते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। युवांशी, अच्छा, लेकिन किसी अच्छे और बड़े रेस्टोरेंट में लेकर जाना है तो ठीक, नहीं तो मुझे नहीं जाना। करण, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है, जल्दी से रेडी हो जाओ। युवांशी, ठीक है, लेकिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। करण, जो हुक्म सरकार। अविनाश और अक्षता कार में अक्षता के पीजी के सामने पहुंचे। अक्षता कार से निकलने लगी, लेकिन तभी अविनाश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, एक मिनट, अपना गिफ्ट तो ले लो।
अक्षता, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप हो मेरे साथ, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट हो सकता है। अविनाश ने अपनी कार के दराज से एक बॉक्स निकाला और अक्षता के सामने कर दिया। अक्षता ने हैरानी से अविनाश की तरफ देखते हुए अविनाश से कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और क्या है ये? उद्धरण चिन्ह डॉट। कहीं कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट तो नहीं है ना? आपको पता है मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अविनाश, आपने अपनी पसंद का गिफ्ट दिया ना, तो ये मेरे पसंद का गिफ्ट भी आपको रखना ही होगा, और आप भी उसे घर जाकर ही खोलना। अक्षता ने मुस्कुराते हुए वो बॉक्स अपने बैग में रख लिया और कार से उतरने के लिए दरवाजा खोलने वाली थी कि अविनाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अक्षता अविनाश की तरफ देखने लगी। अविनाश ने अक्षता की तरफ देखते हुए कहा, इतनी जल्दी है जाने की? आई लव यू भी नहीं बोलना, ऐसे ही जा रही हैं आप, ये तो गलत बात है ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षता ने अपनी नजर झुका ली और कहा, हाँ तो इतना सब बोल दिया है तो आई लव यू बोलना बाकी है क्या? वैसे भी मुझसे नहीं बोला जाएगा। अविनाश, अच्छा आप जवाब दे दीजिए, आई लव यू सो मच अक्षता। अक्षता की जैसी सांस फूल गई हो, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसका हाथ एकदम से ठंडा पड़ गया। अविनाश अक्षता के इस समय की हालत समझ गया और उसने अक्षता के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अक्षता ने शर्माते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया जैसे वो कुछ समझ ही ना रहे हो। अविनाश ने अपनी सीट बेल्ट एक हाथ से खोल दी और अपनी सीट से अक्षता की सीट पर उसके करीब आने लगा। अक्षता ने अविनाश की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये आप? अविनाश ने अक्षता के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगी, अभी आप सिर्फ और सिर्फ मुझे और इस मोमेंट को फील करेगी। मैंने भी बहुत हिम्मत जुटाई है इस सब के लिए, और यह मेरी भी फर्स्ट किस होने वाली है। अक्षता ने अपनी आंखें बंद कर ली और अविनाश अक्षता के करीब आकर उसके होठों के पास अपनी ओर लाया और वहीं ठहर गया। दोनों को एक दूसरे के सांसों की आवाज साफ महसूस हो रही थी। अविनाश के दिल की धड़कन भी अब एकदम बढ़ गई थी और दोनों के हालात एक जैसे ही थे, लेकिन अविनाश जी फिर भी पहल की और अक्षता के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके होठों पर अपने होंठ हल्के से रख दिए। अक्षता को इस पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। आखिर ये उसकी फर्स्ट किस थी और वो भी ऐसे अचानक। अविनाश को डर भी था कि कहीं अक्षता को उसका ऐसे ये सब करना बुरा ना लगे, इसलिए उसने एकदम हल्के से सॉफ्टली अक्षता को किस करना स्टार्ट कर दिया। अक्षता ने अभी तक अविनाश का साथ देना स्टार्ट नहीं किया था। अविनाश ने अपने दोनों हाथ अक्षता के कंधों पर रखते हुए उसके नीचे होंठ को सक किया और फिर उसके ऊपर वाले होंठ को सक करने के बाद उसके मुंह के अंदर अपनी जीभ को इंटर कर दिया। करीब 10 मिनट के बाद अक्षता की सांस एकदम से बंद लगे और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जो अविनाश भी अच्छे से समझ गया था। अविनाश धीरे से अक्षता से अलग होते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और सामने की तरफ देखने लगा। अक्षता बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। वह कुछ नहीं समझ पा रही थी कि इस बार वो कैसे अविनाश से बात करे या उसकी आंखों से आंखें कैसे मिलाए। अविनाश कुछ कहता उससे पहले ही अक्षता कार से उतरकर जल्दी से अंदर भाग गई। अक्षता ने एक बार वापस पलटकर अविनाश की तरफ देखा और फिर हरीश के घर के अंदर चले गई। अविनाश की अक्षता को ऐसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, क्या यार अविनाश, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना? लेकिन नहीं, मेरा मतलब उसने अगर बुरा लगा होता तो वह मुझे मना कर देती। तभी अविनाश का फोन बजने लगा। फिर आपने देखा कि शिवांगी का फोन आ रहा था। उसने खुद से कहा, मर गया अविनाश, कितना टाइम हो गया अभी तक घर नहीं पहुंचा। मॉम टेंशन ले रही होगी, अभी मैं चलता हूँ, घर जाकर अक्षता को फोन कर लूंगा। अविनाश ने कार वापस मोड़ ली और अपने घर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ युवराज का घर। शिवांगी घर में इधर उधर परेशान घूम रही थी। युवराज सामने हाल में सोफे पर बैठा शिवांगी की हरकतों को देख रहा था और कह रहा था, क्या तुम भी स्वीट हार्ट, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? वो कोई बच्चा तो नहीं है, आ जाएगा। शिवांगी, मैं जानती हूँ वह कहाँ गया है, लेकिन एक बार फोन तो कर सकता है ना, या फोन उठाकर बता दे कि मॉम मैं कब तक वापस आऊंगा। यह इतना लापरवाह हो गया है ना, आने दो इसे, एक से इसकी मैं खबर लेती हूँ। युवराज, वह कुछ छोटा बच्चा नहीं है शिवांगी जो तुम उसे ऐसे डांट लोगी। शिवांगी,
लेकिन युवराज अभी आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर दूर बेल बजी। शिवांगी ने युवराज से कहा, देखा अविनाश आ गया होगा, मैं खुद दरवाजा खोलती हूँ। शिवांगी ने दरवाजा खोला तो सच में सामने अविनाश खड़ा था। शिवांगी गुस्से से अविनाश को देखती है, लेकिन अविनाश ने जल्दी से अंदर आते हुए शिवांगी को गोद में ऊपर उठा लिया और पूरे घर में गोल गोल घूमने लगा। शिवांगी ने डरते हुए कहा, अविनाश क्या कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे उतर वरना बहुत मारूंगी। अविनाश ने शिवांगी को नीचे उतारते हुए कहा, मैं क्या करूं मॉम, आज बहुत खुश हूं और आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि आप दोनों मुझसे नाराज नहीं होंगे। और डैड आप भी प्रॉमिस करो। एपिसोड 144, मुझे अबॉर्शन करवाना है। युवराज, हाँ तो बात क्या है पहले ये बताओ, अगर गुस्सा होने वाली बात हुई तो जरूर होगा गुस्सा, और वैसे भी ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम्हें पहले ही डर लग रहा है बताने में। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी ने अविनाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, युवराज तुम चुप रहो, मुझे पता है ये क्या कहने वाला है और मुझे ये भी पता है कि तू आज कहाँ गया था। तो अब बता क्या बात हुई वहाँ। मेरा मतलब जाऊं मैं मेरी होने वाली बहू के पास रिश्ता लेकर। अविनाश ने शिवांगी के गले लगते हुए कहा, मॉम आपको मेरे दिल की हर बात कैसे पता चल जाती है। शिवांगी, माँ हूँ मैं तेरी, तुझसे ज्यादा मैं तेरे बारे में और तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो भी जानती हूँ। युवराज ने शिवांगी के पास आकर कहा, हाँ और मैं तो अजनबी ही हूँ इस घर में, मेरे साथ तो कोई बात करना ही नहीं चाहता। युवराज की बात सुनकर अविनाश ने युवराज को हक कर लिया और तीनों मुस्काने लगे। अगली सुबह सिंघानिया हाउस। युवांशी कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसने व्हाइट कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई थी। युवांशी ने अपने बालों को आज कर्ल किया हुआ था और मेकअप थोड़ा ज्यादा था। तभी एक नौकर ने युवांशी की ब्लैक कॉफी लाकर रूम में रख दी और चला गया। करण रूम में आया और युवांशी को रेडी होते देखकर कहा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है रेड रोज? और इतनी सुंदर लगने कोई खास वजह? युवांशी ने ड्रेसिंग टेबल पर सामान ऐसे ही फेंकते हुए कहा, क्या मतलब सुंदर लगने की वजह? युवांशी ओबरॉय को सुंदर लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ही सुंदर। करण ने युवांशी के पास आते हुए कहा, भूल गई हो तुम कि अब तुम युवांशी ओबरॉय नहीं युवांशी सिंघानिया हो, एंड आई लव योर एटीट्यूड। करण युवांशी के करीब आने लगा, लेकिन युवांशी ने उसे अपने हाथ से रोकते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं करण, क्योंकि मुझे मेरा मेकअप खराब नहीं करना है। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो अपना क्रेडिट कार्ड दो मुझे। करण, तो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? युवांशी, हाँ वो उस पर गिरने से स्क्रैच आ गए तो वो खराब हो गया। किसी को बोलकर मेरे लिए न्यू क्रेडिट कार्ड बनवा देना, मैं अभी जा रही हूँ। करण ने युवांशी को रोक के कुछ कहना चाहा, पर युवांशी जल्दी से जाने लगी और अचानक दरवाजे पर जाते ही उसे चक्कर आने लगा। युवांशी ने दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया। करण ने युवांशी को ऐसे देखकर जल्दी से आकर उसे संभाला और कहा, क्या हुआ युवांशी, तुम ठीक तो हो ना? उद्धरण चिन्ह। युवा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सर पकड़ते हुए कहा, पता नहीं करण, एकदम से चक्कर आ गया मुझे। करण, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है। करण ने युवांशी का हाथ पकड़ा और उसे गोद में उठा लिया। करण ने युवांशी को वापस लाकर बेड पर बैठा दिया और पास रखे जग में से एक पानी का गिलास भरकर युवांशी के आगे करते हुए कहा, ये लो पानी पियो, तुम थोड़ा बेटर फील करोगी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। युवांशी ने पानी का गिलास करण के हाथ से ले लिया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही, शायद कल बाहर से कुछ ज्यादा ही खा लिया इसलिए। करण, हाँ लेकिन एक बार डॉक्टर को तो बुलाना पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह डॉट, पता तो चले तुम्हें हुआ क्या है। उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने करण को बहुत मना किया, लेकिन करण ने युवांशी की एक नहीं सुनी। युवांशी ऐसे ही बेड पर बैठी थी और करण ने उसके पीछे पिल्लो लगाते हुए उसे आराम से लेटने को कहा। करण ने डॉक्टर को फोन किया और कुछ ही देर में डॉक्टर सिंघानिया हाउस पहुंच गई। करण को डॉक्टर ने बाहर जाने को कहा। सभी घर वाले युवांशी की तबीयत के बारे में सुनकर करण के रूम के बाहर आकर खड़े हो गए और करण भी वही खड़ा था। राखी जी ने करण से कहा,
करण, क्या हुआ युवांशी को? जरूर उसने कुछ ऐसा वैसा खाया होगा। करण, रिलैक्स मॉम, डॉक्टर है ना अंदर, वो करके बता हो देगी। अंदर डॉक्टर ने युवांशी को चेक किया और युवांशी को एक किट देते हुए कहा, मिसेज सिंघानिया, आप प्लीज अंदर जाकर एक बार चेक कर लीजिए। आपके बताए हुए सभी सिम्टम प्रेगनेंसी के ही लग रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही युवंशी एकदम शॉक रह गई। उसने कहा, क्या बकवास कर रही है आप डॉक्टर? ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, इतनी जल्दी प्रेगनेंसी? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर, ये किसी के बस की बात नहीं है। आपने प्रोटेक्शन नहीं यूज की होगी तो ये सब हो गया। अब एक बार चेक करने के बाद ही पता चलेगा ना कि है या नहीं। आप प्लीज अंदर जाए, आपका शक भी दूर हो जाएगा और मेरा भी। युवांशी ने वो किट डॉक्टर के हाथ से लिया और बाथरूम के अंदर चली गई। युवांशी ने उस पर अपना रिजल्ट चेक किया। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, युवांशी ने अपने दोनों हाथों के मुठ्ठियां बंद कर रखी थी और मन में कह रही थी, भगवान ऐसा कुछ भी ना हो, अभी मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे शिवाजी की नजर सामने किट पर गई, उसके हाथ एकदम से ठंडा पड़ गए। उसकी आंखों के आगे जैसे एक पल के लिए अंधेरा सा आ गया, उसे चक्कर से आने लगे। युवांशी ने खुद को संभालते हुए उसे किट को उठाया और कहा, ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं चाहिए था ये सब। युवंशी बाहर आए और वो किट डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने कहा, देखा मिसेज सिंघानिया, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी यह सिम्टम्स प्रेगनेंसी के लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभी मिस्टर सिंघानिया को बताती हूँ, वह काफी खुश होंगे। डॉक्टर बाहर जाने लगी, लेकिन तभी युवंशी ने डॉक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा, 1 मिनट डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर, जी बोलिए मिसेज सिंघानिया, क्या बात करनी है आपको मुझसे? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, यही कि आप इस कमरे में जो कुछ हुआ कुछ भी बाहर जाकर नहीं बताएंगी, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर किसी को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो यह आपके लिए सही साबित नहीं होगा और मेरी पावर को आप अच्छे से जानती है। मिसेज सिंघानिया से पहले मैं मिस युवंशी ओबरॉय हूँ। डॉक्टर, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही है? मेरा मतलब मिस्टर सिंघानिया तो खुश होगे ना ये न्यूज़ सुनकर। युवांशी, क्योंकि मैं ये बच्चा नहीं चाहती, आई वॉन्ट अबॉर्शन, तो मुझे नहीं पता वो सब कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए आप यहाँ क्या हुआ इसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगी। एपिसोड 145। युवांशी ने गिराया अपना बच्चा। डॉक्टर, देखिए मिसेज सिंघानिया, ये गलत है। मैं आपको अभी यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने हस्बैंड से एक बार बात कर लीजिए। आप दोनों को आगे जो भी करना है मिलकर फैसला कीजिए। युवांशी ने अपने कबर्ड से पैसे निकाले और डॉक्टर के हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए आपके पैसे और आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आगे कुछ नहीं कहा और रूम से बाहर निकल गई। करण ने डॉक्टर को बाहर देखकर कहा, क्या बात है डॉक्टर, इज शी ऑलराइट? डॉक्टर ने एक बार कमरे के अंदर देखा और कहा, जी मिस्टर सिंघानिया, सब ठीक है, बस शायद इन्हें थोड़ी वीकनेस है। आप इनका अच्छे से खाने पीने का ख्याल रखिए और कुछ नहीं। करण, थैंक यू डॉक्टर। रमेश, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आओ। राखी जी करण के साथ रूम में गई और युवांशी को देखकर कहा, युवांशी बेटा, तुम्हारे लिए जूस या कुछ और लेकर आऊं? युवांशी ने सामने से झट से जवाब देते हुए कहा, इट्स ओके आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हैं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप लोग प्लीज सब कुछ देर मुझे आराम करने दीजिए। करण ने कहा, युवांशी, ये क्या तमीज है मोम से बात करने की? उन्होंने सिर्फ तुम्हारी चिंता के लिए पूछा कि वो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आए या नहीं। युवांशी, हाँ तो करण, मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ बताया है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ी देर आराम करना है। राखी जी ने करण से कहा, कोई बात नहीं करण, युवांशी तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, और अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो नौकर को बोल देना, मैं तुम्हें भेजवा दूंगी। युवांशी, थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और अगर हुई तो मैं खुद ले लूंगी।
राखी ने युवांशी की तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर वहां से चली गई। राखी को वैसे भी युवांशी से अब इससे ज्यादा और उम्मीद ही क्या थी। युवांशी की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन करण को ये दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह तो सिर्फ युवांशी के लिए अपना पति धर्म निभाने में ही बिजी था। और अगर करण युवाजी को कुछ कह भी देता था तो युवांशी गुस्से में वापस अपने घर जाने की धमकी देने लगती थी, जो कि करण नहीं चाहता था। युवांशी के सीने में करण की तनुजा का दिल था और करण उससे दूर नहीं रह सकता था। राखी जी कमरे से निकल गई और करण ने युवंशी से कहा, युवंशी, मॉम से हर बार ऐसी बदतमीजी से बात क्यों करती हो तुम? वह इतनी भी बुरी नहीं है जैसे तुम उन्हें समझती हो। युवांशी, ओ कम ऑन करण, अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया उन्हें? मुझे थोड़ी देर आराम करना है, बस थोड़ा चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, तो अब तुम भी मुझे ऐसे गुस्सा दिलोगे या मुझे थोड़ी देर आराम करने दोगे? उद्धरण चिन्ह। करण, ठीक है बाबा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, तुम करो आराम, मैं रूम से बाहर जाता हूँ। कारण वहां से जाने लगा, लेकिन युवंशी ने कारण का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया और उसके दोनों कंधों पर अपनी बाहें रखते हुए उसके पास आकर कहा, मैंने तुम्हें कमरे से बाहर जाने को नहीं कहा, तुम यहीं रहो मेरे पास। करण, सॉरी युवंशी, लेकिन मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम जानती हो ना, मैं अपने काम को लेकर कभी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुद कह रही हो ना कि तुम ठीक हो, तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम रेस्ट करो, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और अगर कोई बात हुई तो मुझे फोन कर लेना। युवांशी ने गुस्से से करण को पीछे धक्का दिया और कहा, हाँ तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सच कह रहे हो तुम, और मैं क्यों फोन करूंगी तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ बेवकूफ आदमी, तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। जाओ यहाँ से। करण गुस्से से युवांशी के पास आया, उसे पीछे से बालों के पकड़ते हुए कहा, मैं अपने लिए किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी जुबान दिन ब दिन कुछ ज्यादा चलने लगी है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि अपनी जुबान पर लगाम रखा करो? युवांशी, हाँ तो ठीक है, बात ही मत करो मुझसे, मुझे भी मैं तुम्हारे मुंह लगना ही नहीं है। जाओ यहाँ से। करण ने गुस्से से अपना फोन उठाया और रूम से बाहर निकाल कर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। युवांशी ने उसे जाते देखकर गुस्से से कहा, दिस फकिंग इडियट, इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि अगर मेरी तबीयत खराब है तो ये मेरे पास नहीं रख सकता है क्या? भाड़ में जाए, और वैसे भी मुझे अभी घर पर नहीं रहना है। जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करवाना होगा, अगर इसे जरा सा भी शक हो गया तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। शिवाजी ने जल्दी से अपना फोन उठाया और किसी को फोन करते हुए कहा, हेलो अंकिता, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। सामने से किसी लड़की की आवाज आई, हाँ बोलो युवांशी, इतने दिनों के बाद फोन किया, और क्या बात हुई, सब ठीक तो है ना? युवांशी, हाँ यार, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन तुझे अभी मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। तू जल्दी से किसी मेडिकल स्टोर या डॉक्टर से एक अबॉर्शन मेडिसिन किट लेकर मुझे दे देना, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई? सामने से अंकिता ने कहा, लेकिन तुझे चाहिए किसके लिए? कहीं तू प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? लेकिन अभी तो तेरी शादी को करीब 1 ही महीना हुआ होगा ना। इतनी जल्दी प्रेगनेंसी, तू पागल हो गई है क्या? युवांशी, हाँ यार, वह अनजाने में हो गया, लेकिन तू जल्दी से मेरा काम कर दे, और इसके बारे में अगर किसी को पता चला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, युवांशी ओबरॉय नाम है मेरा, और मैं अपने के लिए किसी भी चीज का रिस्क नहीं ले सकती। अंकिता, ओके ठीक है, मैं ले आऊंगी कहीं से, लेकिन तू ये बता, तू मुझे मिलेगी कहाँ पर? उद्धरण चिन्ह डॉट। कहाँ दूं तुम्हें वो किट? उद्धरण चिन्ह। युवांशी, हाँ तू मुझे तेरे घर के पास वाले पार्क में मिल लेना। अंकिता, ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ, मैं कहीं से लेकर आऊंगी ना। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये काम किसी नौकर से भी नहीं करवा सकती। युवांशी ने जल्दी से फोन रखा और अपना पर्स लेकर घर से निकलने लगी। जैसे ही राखी जी ने युवांशी को नीचे आते हुए देखा, उन्होंने कहा, युवांशी, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है।
तुम्हें आराम करना चाहिए। युवांशी, आंटी क्यों आपको मेरी हर बात में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है क्या? जब तक आप मुझसे उलझ नहीं लेती आपको खाना हजम नहीं होता। करण की चाची ने कहा। युवांशी, ये कैसे बात कर रही हो तुम? उद्धरण चिन्ह डॉट। दीदी ने तो बस ऐसे ही पूछा। युवांशी, नहीं चाची, आप नहीं जानती कि ये बस यही चाहती है कि मैं और करण एक साथ रहे ही ना। मुझे और करण को एक साथ देखकर इन्हें इतनी जलन होती है उतनी तो किसी को होती भी नहीं होगी। ये तो बस यही चाहती है कि मैं जल्दी से जल्दी इस घर से और करण की जिंदगी से चली जाऊं। राखी ने युवांशी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही क्योंकि वह करण को खोना नहीं चाहती थी। करण के अलावा उसका इस दुनिया में उनका कौन था? उसकी इकलौती औलाद था करण और वह से इस घर से जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। युवांशी गुस्से में बोलती हुई उस घर से निकल गई है और एक पार्क में पहुंच गई और वहीं ड्राइवर को कार रोकने को कहा। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसे देखकर युवांशी कार से निकली और उससे कुछ बात करने के बाद उसके हाथ से एक बॉक्स ले लिया। उसके बाद युवांशी वापस अपनी कार में बैठ गई। थोड़ी ही देर में युवांशी वापस घर आ गई। शिवजी को इतनी जल्दी वापस आता को देखकर राखी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी कि युवांशी फिर से उससे बिना बात के लड़ाई करेगी। राखी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वह कोई भी सवाल करेगी तो ये बात ही जानबूझकर उसका उल्टा ही जवाब देगी या बदले में ये राखी के गले पर जाएगी उससे लड़ने के लिए। युवांशी अपने रूम में गई और जाते ही उस बॉक्स को खोलकर उसमें से एक गोली निकालकर पानी के साथ खा ली और कहा, बहुत अच्छा हुआ, अब बस ये 2 पिल्स मुझे कल सुबह खानी है और मेरा काम हो जाएगा। युवांशी ने वह गोली छुपाकर अपने कपड़ों के बीच रख दी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह करण के हाथ लगे और करण कुछ अजीब रिएक्ट करे। उस बात को लेकर कि युवांशी ने उससे बात नहीं की, यहाँ तक कि युवांशी यह नहीं जानती थी कि अगर करण को ये सब पता चला तो वह कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा डरते हुए वह कहीं छुपा दी ताकि करण के हाथ में लग जाए। हरीश का घर। अक्षता और अविनाश सामने सोफे पर बैठे हुए थे। अविनाश के सामने टेबल पर मिठाई का डिब्बा और शगुन का कुछ सामान पड़ा हुआ था और अक्षता ने सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था लाल रंग का। अक्षता के माथे पर तिलक था जो अविनाश के माथे पर भी था। वहां हरीश, सुलिका, शिवांगी और युवराज खड़े थे। असल में अक्षता और अविनाश दोनों ने ये डिसाइड किया था कि वह दोनों अपनी शादी में एकदम सिंपल तरीके से करेंगे और जो शादी पर खर्च आने वाला था वह लोग किसी अनाथ आश्रम को डोनेट कर देंगे। शगुन की विधि हो चुकी थी और सभी वहां खड़े खुश हो रहे थे। एक फोटोग्राफर खड़ा था जो सभी की तस्वीरें क्लिक कर रहा था। शिवांगी ने अक्षता और अविनाश का माथा बारी बारी से चूमा और अक्षता से कहा, अब से तुम हमारी बहू हो गई, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जैसी भी हो मैं एक सास नहीं माँ बनाकर रहूंगी तुम्हारे साथ, बस तुम्हें बेटी बनकर रहना मेरे साथ साथ। अक्षता ने सोफे से उठते हुए शिवांगी को गले से लगा लिया और कहा, आंटी अपनी सारी जिंदगी माँ बाप की कमी जितनी मुझे महसूस हुई है उतनी शायद ही किसी इंसान को महसूस हुई होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे माँ और पापा का प्यार मिले जो मुझे आपसे और अंकल से मिलेगा। थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको क्या लगता है युवांशी ने सही किया या गलत? गाइस प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए स्टोरी को। व्यूज दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं जबकि मैं हर रोज अब बड़े बड़े चैप्टर भी देती हूँ। अब आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा जब करण को पता चलेगा युवांशी की हरकत के बारे में। तो पेश है मेरी नई कहानी की एक झलक। इसका नाम सीक्रेट मैरिज विद माय बिलियनेयर है और ये आपको मेरी लाइब्रेरी में आसानी से मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्टोरी भी पसंद आएगी। रात हो गई थी। सक्षम अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर अपना कुछ काम कर रहा था। नियति कमरे में बेड पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे उसे किडनैप करके लाया गया हो। सक्षम ने नियति की तरफ देखते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों बैठी हो जैसे तुम्हें मैंने बहुत टॉर्चर किया है? नियति, तो आप बता दीजिए मुझे अब क्या करना है? सक्षम ने सोफे से उठकर नियति के पास बेड पर आते हुए कहा, क्या मतलब क्या करना है? शादी हुई है हमारी तो सुहाग रात मनानी है और क्या। उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।